जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उन्होंने नदियों को एक डिस्पोजल का माध्यम मान लिया। जो उनके यहाँ जो भी एफ्लुएंट्स हैं उनके पास निपटाने का एक ही रास्ता था कि जो बगल में नदी है हम उन्हें वहाँ पे डाल के। और गंभीर परिणाम निकले कि हम साहब जिन्हें ये मानते थे कि हमने उसे डिस्पोज कर दिया, अब वो डिस्पोजल धीरे धीरे ना होके वो कहीं ना जाकर आपकी ज़मीन में, आपकी फसलों में, आपके शरीर में वो आता जा रहा। नमस्कार दोस्तों, आज हम लखनऊ में हैं प्रोफेसर सुधीर पंवार के घर पर। प्रोफेसर सुधीर पंवार एक लंबे समय से गंगा, यमुना, काली, हिन्नन और तमाम नदियों में प्रदूषण की समस्या का अध्ययन करते रहे हैं। और अभी एक चौंकाने वाली खबर आई थी कि कानपुर में जो गंगा के किनारे के गांव या बस्तियां हैं, वहां के लोगों के ब्लड में क्रोमियम आ रहा है। इसकी जांच राम मनोहर लोहिया जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है लखनऊ का, उसने किया था, उनकी रिपोर्ट है। और ये जांच हुई थी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर। तो ये एक तरह से गंभीर स्वास्थ्य के खतरा की निशानी है और अचानक नहीं आई है। ये हमने जब गंगा और तमाम गोमती और तमाम नदियों का अध्ययन किया था, तब से 84 के आसपास से साइंटिस्ट जो हैवी मेटल्स के प्रदूषण की बात कह रहे हैं और स्वास्थ्य को खतरे की बात कर रहे हैं। तो सुधीर पवार साहब, आपने भी स्टडी किया था कानपुर में और तमाम और जगहों पर, सहारनपुर, गाजियाबाद, तमाम जगहों पर। ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, जो ब्लड में क्रोमियम की बात कह रहे हैं डॉक्टर जी, ये कितना गंभीर है? नहीं, ये तो इस समय की स्थिति प्रदर्शित करता है कि हम लोग अब उस स्थिति में आ गए कि अब ये साइंटिस्ट या वैज्ञानिक का क्षेत्र ना होकर अब ये सामान्य जन का प्रभावित करने के लिए या उसकी जानकारी में आया। रिसर्च के बेस पे तो हम लोग शायद पिछले 20 साल से, जब से एनवायरनमेंट के लिए लोगों में कॉन्शसनेस बढ़ी, साइंटिस्ट में विशेषतः, तब से हम लोग नदी के पारिस्थितिकी तंत्र पर काम करते हैं। और उसमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कोई भी नदी अपने प्राकृतिक स्वरूप में नहीं है। हम लोग पहले से देख रहे हैं कि जो देश के जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उन्होंने नदियों को एक डिस्पोजल का माध्यम मान लिया। जो उनके यहाँ जो भी एफ्लुएंट्स हैं उनके पास निपटाने का एक ही रास्ता था कि जो बगल में नदी है हम उन्हें वहाँ पे डाल दें। तो हमारी अर्बन प्लानिंग ऐसी हुई कि हमारा जो सीवर है, ह्यूमन मलजल जो है, वो नदियों में जा रहा है। और इंडस्ट्रियल प्लानिंग भी ऐसी हुई नदियों के किनारे कि वो वहाँ जा रहा है। और वो केवल गंगा तक सीमित नहीं है, यमुना, गोमती, हिन्नन, काली, कृष्णी, ये सभी नदियों में, यमुना, सब जगह। यदि आप देखें कि इंडस्ट्री जहाँ भी लगी, इंडस्ट्री नदी के किसी न किसी किनारे पर लगाई गई या वहाँ पे एक पानी का सोर्स जरूर है। तो उस पानी में हम लोगों ने जो उसका वहाँ का डिस्पोजल था उसे डाल के ये मान लिया कि अब हम इस बात से मुक्ति पा गए कि हम इसका क्या करें। धीरे धीरे जब नुकसान सामने आने लगे, लोगों को प्रभावित करने लगे, तो यहाँ पे रिसर्च स्टडी शुरू हुई। बाहर तो पहले से थी। उसके और गंभीर परिणाम निकले कि हम साहब जिन्हें ये मानते थे कि हमने उसे डिस्पोज कर दिया, अब वो डिस्पोजल धीरे धीरे ना होके वो कहीं ना जाकर आपकी ज़मीन में, आपकी फसलों में, आपके शरीर में वो आता जा रहा है। जो शरीर में आ रहा है, तो लेमैन के लिए, आम आदमी के लिए आप कृपया समझाएंगे कि वो जो नदी में पोल्यूशन गया, क्रोमियम का या और जो हैवी मेटल्स हैं उनका, वो हमारे ब्लड में कैसे आता है? उसका बीच में लिंक क्या है? नहीं, जो 2-3 तरीके हैं। वो तो प्रत्येक केमिकल का अपना अपना जो उसके गुण धर्म है उसके आधार पर होता है। जैसे आप क्रोमियम का विशेषता आप पूछें, जिस पर हमने काम भी किया। क्रोमियम में 2-3 तरीके का
रूट्स हैं। पहला तो ये है, जो लोग वहाँ काम करते हैं सीधे सीधे, वो उसका जब आप प्रोसेस करते हैं तो उसकी डस्ट है, वो डस्ट आपको सांस में जाती है। और ये रिसर्च से कंफर्म हो गया कि जो हमारी नाजल सेप्टम है, यदि हम क्रोमियम इंडस्ट्री में काम करते हैं तो उसमें छेद मिलते हैं, यानी चमड़ा के कारखाने जी। तो एक तो सीधा एक्सपोजर वो हो गया जो लोग वहाँ पर काम करते हैं। दूसरा ये है कि जैसे क्रोमियम सल्फेट है जिससे हम टैनिंग करते हैं, तो जब हमने उससे टैनिंग किया, उसका जो अवशेष बचा उसे हमने कहीं ले जाकर डंप कर दिया, जो नज़दीक के जैसे रानाई जगह है कानपुर में, हम लोगों ने वहाँ पे बड़े इस तरह पे उसे बहुत बड़ा डंप है, करीब डंपिंग 95,000 टन का डंप बताया जा रहा है जी। कानपुर में। अब कुछ साइंटिस्ट ने उसका जो उसकी जो कॉलम बना कि इस कॉलम में क्या क्या चीज़ें हैं, तो कोई भी केमिकल जैसी उसकी परिस्थिति होगी, तापमान होगा, उसका दबाव होगा, उसके आधार पर फिर दूसरी स्टेट में बदल जाता है। जैसे क्रोमियम 3 है, क्रोमियम 3 अपेक्षाकृत कम नुकसान करता है, लेकिन जैसे ही आप उसे टेम्परेचर देंगे और नीचे दबाव होगा तो क्रोमियम 6 में बदल जाता है जी। क्रोमियम 6 जैसे ही ह्यूमन सेल में या ह्यूमन की जो त्वचा है उसे पार करने की क्षमता होती है, फिर वो जाकर आप में कैंसर और दूसरी चीज़ें करता है जो क्रोमियम 3 नहीं कर पाता। तो अलग अलग स्टेट है केमिकल की। जैसा एक इंटरेस्टिंग मैं बताऊं आपको जी। यहाँ कानपुर में एक हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बनाने की फैक्ट्री है आईपीएल के नाम से। तो एक दिल्ली के वैज्ञानिक आए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम करते थे, उन्हें कहीं से मिला कि साहब जो डंप है वो दूसरे देशों ने तो सिलेंडर में भरकर रखा हुआ, लेकिन यहाँ पे वो ऐसे ही डाला हुआ, भट्टे में डाल दिया, आपका ताल कटोरा जो बना उसमें ग्राउंड में डाल दिया। तो अब उन्होंने एक बैक्टीरिया ऐसा खोज लिया जो उसका डिग्रेड कर सकता है। तो जब स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने उसका मांगा कि आप प्रैक्टिकल करके दिखाइए, तो हम उस फैक्ट्री में गए, उन्होंने सीधे मना कर दिया कि साहब हम कोई डंपिंग नहीं करते। खैर हम लोग गए जहाँ पे वो था, वहाँ की स्थिति ऐसी थी कि वहाँ पे कोई भी हैबिटेशन काम नहीं कर सकता, कोई रह नहीं सकता, उस तरीके का वहाँ पे HCH का था। फिर हमने देखा कि वो म्यूटेशन करता है, कैंसर कोज करता है, और यहीं हमारे नज़दीक जितने भी शहर के नज़दीक बाहर के इंडस्ट्रियल एरिया है, सब में यही खराब स्थिति है कि ना तो उन्होंने कोई एनवायरनमेंट का ध्यान रखा, जिससे वहाँ रहने वाले लोगों के फूड चेन में है, जो आप कह रहे थे वो बड़ा पर्टिनेंट सवाल है कि वो हमारी सब्जियों के थ्रू, हमारे मछली के माध्यम से, हमारे जितने भी दूसरे कॉन्टैक्ट के साधन हैं उस सब के थ्रू हमें प्रभावित करता है। तो ये फूड चेन में आया, और ये भी देखा जा रहा है कि जो हैंडपंप हैं और शायद ट्यूबवेल्स के पानी में भी वो नीचे तक पहुंच गया है ये सारा पोल्यूशन। नहीं, उसके दो कारण हैं। एक तो जो एनवायरनमेंट के नियम थोड़े से कड़े हुए, मतलब जो हमारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, तो कई जगह से ये सुनने में आया कि उन लोगों ने ग्राउंड में सीधे अपने एफ्लुएंट्स डालने शुरू कर दिए बोरिंग करके, तो वो तो सीधा कंटेमिनेशन हो ही गया। दूसरा, आप कोई भी कंपाउंड होगा, यदि आप उसे हीप बना के भी छोड़ देंगे तो लीच करेगा पानी में नीचे, तो जब वो लेवल पे जाएगा लीचिंग के, या नदी में आपने डाल दिया तो नदी का पानी तो नीचे सोर्स में जाएगा ही। तो पानी तो सबसे पहले अफेक्टेड होता है, पानी तो सबसे पहले पोल्यूटेड होता है। हम लोगों ने जैसे कृष्णी नदी है, हिंडन नदी है, उसके किनारे के गांव है, एक गांगनौली गांव है बड़ौद के पास, वहाँ पे लंपिंग के 20-25 केस हैं। एक बुपाड़ा गांव है जो मुजफ्फरनगर इंडस्ट्रियल एरिया के पास में है, वहाँ पे जो हेपेटाइटिस C के जो केस हैं वो इतने हैं कि वो एबनॉर्मल लगते हैं कि ये पानी की वजह से ही हो रहे हैं। और क्या क्या बीमारियां हो रही है रिवर में पोल्यूशन से? स्किन ब्लिस्टर्स है, मतलब जब आप क्रोमियम का यदि कानपुर में देखें तो बहुत लोगों के पैरों में घाव दिखाई देंगे आपको। जो लंग्स के जो सांस लेने की समस्या है वो ज़्यादा बढ़ती है। जो हमारे अब तो कैंसर के भी बहुत कारण सामने आने लगे कि इससे कैंसर भी कई जो कंपाउंड है, नाइट्रोसोबेंजीन है, जो सब्जी रंगने के जो मेलेकाइट ग्रीन है, इन सब से कैंसर होता है। तो आजकल जो कैंसर के वो बढ़ रहे हैं वो सब इसी कारण से है कि हम लोगों ने अपना हवा, पृथ्वी, धरती जिसे कहते हैं, और पानी तीनों प्रदूषित कर लिए।
ये खबरें तो ये है कि वेस्टर्न यूपी में प्रॉब्लम और ज़्यादा गंभीर है, खास करके काली, हिंडन और रामगंगा नदियों के किनारे, यमुना भी। नहीं, हम यदि देखें तो शुरू से जब सरकार में ज़्यादा अवेयरनेस आई तो हम लोगों ने ये किया कि हमने गंगा के ऊपर फोकस किया, क्योंकि गंगा का धार्मिक महत्व भी है और सारी नदियाँ तो यमुना में मिलती हैं, ट्रिब्यूटरी है या गंगा में मिलती है जो वेस्टर्न यूपी की नदी है। मुझे साइंस के साथ साथ सरकार में भी काम करने का मौका मिला। मैं अखिलेश यादव जी की सरकार में प्लानिंग कमीशन में मेंबर था जी। तो उस समय हम लोगों ने सोचा कि हम यहाँ के जो वेस्टर्न यूपी की नदी हैं, कृष्णा, काली और हिंडन, इनके ऊपर अपनी स्टडी बेस करें तो आश्चर्य होगा कि जो गांव हैं, गांव में जो बहुत लोग ऐसे हैं जो प्रदूषित पानी पी रहे हैं। उस समय हम लोगों ने कोशिश की 26 गांव में ओवरहेड टैंक लगवाए उस समय कि कम से कम पीने का पानी तो शुद्ध हो, लेकिन वो सरकार का सीमित समय होता है, सोच बदलती है, फिर नए तरीके से स्टडी हो रही है। अब देखें आगे क्या होता है। तो यानी केवल सरफेस वाटर नहीं है ये, हैंडपंप, और जो ये करें कि वेस्टर्न यूपी में जो ट्यूबवेल का जो एक्वाफायर है जहाँ से अंदर से पानी आ रहा है, वहाँ भी यदि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की आप रिपोर्ट देखें तो बहुत बड़ा एरिया में एक्वीफर्स हमारे पोल्यूटेड है, वो लीचिंग के थ्रू जाते हैं या फिर उसके जो सीधे पंप करके जो डाल दिया जाता है फ्लूइड्स, वो कारण है। लेकिन बहुत बड़ा एरिया जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर ग्राउंड वाटर अब पोल्यूटेड स्थिति में है। अब एक रिसर्च और इधर आई है कि दिल्ली की है, यमुना नदी पे उन्होंने कहा कि यमुना में जो पोल्यूशन है और खास करके उसमें सुपर बग्स पल रहे हैं और गोमती में भी है ये स्थिति, सुपर बग्स जो पल रहे हैं, ये फिर हवा के जरिए जब वहाँ स्मॉग क्रिएट होता है तो हवा के जरिए सांसों में भी जा रहे हैं लोगों के, मतलब सांस की नली से भी अंदर जा रहे हैं। 2-3 कारण है। एक तो हमारे जो हॉस्पिटल वेस्ट है, एक ये बड़ा चिंता का विषय है इस समय कि हमने पूरा जो हॉस्पिटल वेस्ट है या जो हमारे वेटरनरी की जो हम मेडिसिन यूज करते हैं, एंटीबायोटिक्स, वो सब घूम के पानी में आते हैं और पानी में आने के बाद में वो वहाँ पे जितने हमारे माइक्रोब्स हैं उनके साथ लड़के एक सुपर बग जो आपने नाम लिया वो बनाते हैं। उनके पर किसी एंटीबायोटिक का असर नहीं होता, वो धीरे धीरे जो सुपर बग्स हैं वो ह्यूमन कांटेक्ट में आ रहे हैं और उसके वो एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस है। तो वो एक नई समस्या है जो हम धीरे धीरे लोगों के तरफ बढ़ रही हो। यमुना में हम लोगों ने किया जो रिसर्चर थे, लेकिन और जगह भी अब रिपोर्ट में, जैसे लखनऊ में गोमती तो भैंसाकुंड बैराज के पास बांध दिया गया ताकि गऊ घाट में पानी मिले, और ये रिपोर्ट्स सुनने को मिल रही हैं कि ये पूरा जो 12 किलोमीटर का पैच है इसमें बंधी होने से गोमती के ये पूरा रिजर्वायर हो गया है तमाम तरह के घातक बैक्टीरिया का और सुपर बग्स भी जिसमें है। नहीं, यदि आप पानी को रोक देंगे तो वो तो नदी कहाँ रहेगी, वो तो फिर आप उसे रिवर बैंक कह लें, आप उसे कुछ और दूसरा नाम ले लें, फैंसी नाम ले लें, लेकिन नदी का तो मतलब ही प्रवाह का है। प्रवाह कहीं रहा नहीं, आपने उसे किसी न किसी तरीके से बांध दिया। अच्छा, जो वहाँ बहने से ये होता है कि उसका टाइम फ्रेम कम हो जाता है। जैसे ही आपने उसे स्टैटिक कर दिया, पानी को स्थिर कर दिया, तो फिर ये सुपर बग या जो वहाँ पे जो माइक्रोब्स हैं या तो वो खत्म हो जाएंगे या अपने आप को एडेप्ट कर लेंगे उस माहौल के लिए। तो प्लास्टिसिटी माइक्रोब्स में ज़्यादा होती है, आदमी से ज़्यादा होती है। वो कोई भी उसके लिए जो मान लिया वहाँ पे जहरीला पदार्थ है तो वो उसके लिए रेजिस्टेंस होगी उसमें, और वो आदमी को फिर प्रभावित करता है। और हम सेफली ये कह सकते हैं कि जो ये प्रदूषित नदियां हैं, खास करके शहर में, तो लोग किसी न किसी तरह से अरेंज कर लेते हैं साफ पानी, या एसी में रहते हैं या एयर प्योरीफायर लगा लेते हैं। जो रूरल एरिया है डाउन स्ट्रीम में नदियों का, वहाँ तो बहुत भयावह स्थिति हो रही होगी। जी, जहाँ पे जो आपने नाम लिया, यदि आप सहारनपुर से और गाजियाबाद के बीच में देखें तो ये 3 नदियों के जो किनारे के गांव हैं, वहाँ पे अनयूजुअली आपको ज़्यादा तरीके के कैंसर के बीमार मिलेंगे। हम धीरे धीरे पंजाब की तरफ, क्योंकि इंडस्ट्रियल यूज है इस समय, यदि आप तो लंबा समय आपका उसमें पत्रकारिता जीवन में है, रोज नए केमिकल खेती के लिए आ रहे। अब
वो नए केमिकल जो आएंगे वो जाना तो ना अल्टीमेटली पानी में है। जो रन ऑफ द रिवर है सारा, जो मतलब खेती में जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड या और केमिकल फर्टिलाइजर यूज हो रहे हैं वो भी अल्टीमेटली पानी में जा रहे हैं, आपका ये और जी, और उस पानी में जाने के बाद में जो जैसे मान लो कोई, हम हर साल अपने इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का कंजम्पशन बढ़ाते जा रहे हैं। अब वो आया तो उसका किसी को मालूम नहीं कि इसका इंटरेक्शन दूसरे उसके केमिकल के साथ कैसे होगा। तो कंटिन्यूअस रिसर्च एक्टिविटी चाहिए, उसकी फिर मॉनिटरिंग चाहिए कि इस केमिकल से क्या बना और उसका ह्यूमन पे क्या इफेक्ट हुआ। हम खाली कंप्लेनिंग है अभी तो कि हमने कोई रिसर्च में मिल गया, उसे एनजीटी में रिपोर्ट किया, उसने इंडस्ट्रीज को डायरेक्ट किया, क्योंकि वो पैसे से जुड़ा हुआ मामला है, प्रॉफिट प्रभावित करता है, तो वो जरूरी नहीं कि वो एक्शन ले। लेकिन सरकार इस बीच में कहीं म्यूट स्पेक्टेटर के तरीके से है, जितना रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर चाहिए उतना तो नहीं है। तो मैंने करीब 35-40 साल पहले जो स्टडी किया था 88 में, और उस समय मुझे रिपोर्ट्स तमाम मिली थी आप जैसे साइंटिस्ट की, लखनऊ यूनिवर्सिटी के, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के और ITRC की, जिन्होंने ये वैज्ञानिकों ने ये चेतावनी दी कि साहब इतना घातक पोल्यूशन हो रहा है। तो सरकारों पे असर नहीं होता इसका? नहीं, सरकार का, क्योंकि मैंने सरकार के साथ भी काम किया, तो जब हमने रिपोर्ट किया कि साहब इस गांव में इस वजह से कैंसर की बीमारी हो रही है, तो जो वहाँ के CMO थे उसने गांव के प्रधान से पूछा कि साहब यहाँ पे कैंसर के कितने पेशेंट हैं। तो वहाँ से एक रिपोर्ट आई प्रधान की तरफ से कि साहब यहाँ से मौसमी बीमारी तो है, टाइफाइड, बुखार उखार, लेकिन कोई सीरियस बीमारी इस वजह से नहीं है। तो हमारा जो डाटा सिस्टम है, हमारा जो इंक्वायरी सिस्टम है, वो अभी उस लेवल पे नहीं है कि हम, यानी जो जमीन पे सतह पे प्रॉब्लम्स होती हैं वो ऑफिशियल रिपोर्ट्स में रिफ्लेक्ट नहीं होती। जी, यदि हम जाकर टीम बना के काम करें कि इस गांव की क्या समस्या है, कितने लोगों को, जैसा अभी जब आपने जैसा बताया कि एनजीटी के डायरेक्टिव में जब गए लोग बाग ने रिसर्च किया, तो 95% पॉपुलेशन के जो वहाँ पे काम करते हैं लोग, उनके जो ब्लड में क्रोमियम की मात्रा ज़्यादा मिली। तो ये एक एनजीटी के आदेश से हुआ। सरकार तो पहले खाली क्रोमियम ही नहीं है, बहुत सारे और भी तो पोल्यूटेंट्स हैं। नहीं जी, हम तो क्रोमियम की बात कर रहे हैं। जब सरकार कोई गया एनजीटी में कि साहब यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, तो एमिस क्यूरी बनाया, उसने जाके स्टडी किया, तब ये बात पता चली कि 95% पॉपुलेशन जो उनका सैंपल था उसमें 95% लोगों में क्रोमियम ज़्यादा था। वो तो पहले भी ज़्यादा रहा होगा, एक साथ तो होता नहीं। तो हमारा जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, हमारा जो रेस्पॉन्स सिस्टम है, वो अभी उस लेवल का नहीं है जिस लेवल के पोल्यूशन के एनवायरनमेंट में हम लोग रह रहे हैं। आप ऐसे साइंटिस्ट नहीं हैं जो केवल लैब्स में बैठते हैं या रिसर्च करते हैं, आपका तो सीधा संपर्क अपने गांव से, आबादी से, लोगों से है। तो लोग क्या कहते हैं कि ये समस्याएं बढ़ रही हैं, तो लोग इस पे बोलते नहीं हैं या क्या कहते हैं, उनका क्या रिएक्शन होता है? दरअसल हम लोग इकोनॉमी के जिस स्तर पे हैं, वहाँ सब लोगों के लिए अभी तो कमाने की चिंता है। जब बीमार होते हैं तब उन्हें लगता है कि नहीं, ये बात तो ठीक है, इसके बारे में भी आवाज़ उठाई जानी चाहिए। लेकिन वो जब भी होता है जब वो इन्फ्लुएंस हो जाती है। अब जैसे कुछ गांव का, वहाँ पर पीने का पानी इतना खराब हो चुका कि हर घर में करीब पानी मंगवा के पीना पड़ रहा है, खरीद कर पानी पीते हैं। ये पश्चिम यूपी में आपने जिक्र किया होता है, मुजफ्फरनगर, शामली के बारे में खास करके। जी, मुजफ्फरनगर के जो नजदीक के गांव है जी, वहाँ पर हर गांव में एक वो RO प्लांट लगा के लोग सप्लाई करने लगे। पीने का पानी, मतलब जमीन से जो निकलता है पानी, वो पीने के लायक नहीं रहेगा, लोग बीमार होते हैं। लेकिन आप वो दूध के माध्यम से आ जाएगा, आप जो गाय भैंस है उनके साथ सब्जियों के माध्यम से आ जाएगा। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जो भी सबसे पोल्यूटेड बेड है वही हम सब्जी उगाने के लिए यूज कर रहे हैं। किसी एक मित्र है हमारे, वो सब्जी उगाते हैं, तो जब ये लेड की प्रॉब्लम आई, ये जो मैगी में, जो आपको याद होगा, तो उन्होंने उनसे कहा कि आप हमारे लिए बिना लेड की मैगी उगा दीजिए। तो उन्होंने ज़मीन का सैंपलिंग कराई अपनी बुलंदशहर नोएडा में, तो उसने कहा संभव नहीं है, यहाँ की जो जमीन है वो इतनी पोल्यूटेड है, बिना लेड के हम आपको पालक नहीं उगा के दे सकते। लेकिन जो कॉमन आदमी है वो तो उसे तो नहीं। तो ये हम देख रहे हैं कि जो लखनऊ में भी और कानपुर में भी, उन्नाव में भी, सब जगह
जो ये प्रदूषित नदियां हैं या नाले हैं बड़े बड़े जोन में आ रहे हैं, उनके किनारे बहुत जबरदस्त गोभी, बैगन, टमाटर की फसलें खूब उग रही हैं, लौकी। जी, वो क्योंकि उसमें जो फसल के लिए जरूरी एलिमेंट्स हैं वो तो रहते हैं। कुछ वो जमीन का जो मालिकाना हक है, यदि आप देखेंगे तो ज़्यादातर सरकार की ज़मीन है, तो उस पर कुछ लोगों को खेती करने का मौका मिल रहा है, वो उस पर मेहनत करते हैं। इंटेंसिव एग्रीकल्चर है, शहर के नज़दीक होने का फ़ायदा मिलता है। और ये मतलब पूरे प्रदेश की ये स्थिति है कि जो भी सबसे पोल्यूटेड जगह है वहाँ पे सब्जी या कोई जो सलाद की फसलें हैं वो ज़्यादा उगाई जाती है। गंगा एक्शन प्लान में और फिर नमामि गंगे प्रोजेक्ट्स में अरबों रुपया खर्च किया पब्लिक एक्सचेकर से, और उसका इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ा इन सब पे? बनारस में भी स्थिति बहुत खराब है। मतलब ऐसा नहीं कि केवल हम कानपुर और इधर की बात करें, ये बनारस तक वहाँ डॉक्टर्स कह रहे हैं कि नदियों के किनारे जो लोग रह रहे हैं और तमाम बीमारियां हो रही हैं पोल्यूशन की वजह से। नहीं, अभी तो हम जो पहला स्टेज था कि हम STP लगा दें, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सारी जो नदी नाले गिरते हैं, अभी तो हम उतना ही कंप्लीट नहीं कर पाए। आपने STP का मुद्दा उठाया, बड़ा अच्छा मुद्दा है। मैंने जो उसमें इधर पढ़ा तो उसमें ये आ रहा कि जो STP बने हैं उनमें इन बैक्टीरिया को मारने की कोई क्षमता नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है, बल्कि बैक्टीरिया वहाँ और पल रहे हैं STPs में और मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और वहाँ जो वेस्ट जाके फिर वो जब सो कॉल्ड ट्रीटेड वाटर जब नदी में आ रहा है तो वो पूरा वो बैक्टीरिया लेके आ रहे हैं और उनमें भी सुपर बग्स पल रहे हैं वहाँ, STPs भी। यदि आप STP चलाने का तरीका देखें, मतलब ये पता नहीं हमें यहाँ क्यों ऐसा नहीं है, आप किसी दूसरे देश में जाएं तो वो आपके घर में 1 महीने में आपकी पानी की क्वालिटी चेक करने के लिए आते हैं। ये सवाल हमने भी किया जब सरकार में थे कि आपने कभी पानी की क्वालिटी टेस्ट की? तो तभी ये पता चला कि हम लोग तो STP टेस्ट नहीं करते कि कितने दिन चली, किस ठेकेदार ने चलाई, कितना उसका मतलब कौन उसका चलाता है। यहाँ कई साइंटिस्ट हैं जो यहाँ भरवारा STP सबसे बड़ा जो लखनऊ का है, वो जहाँ गोमती में छोड़ते हैं अपना ट्रीटेड पानी, स्टडी की, और मतलब बिल्कुल प्रदूषित है और झाग खूब सा वहाँ बन रहा है और बैक्टीरिया भी है सब उसमें। हम यमुना का तो हम देख ही रहे हर साल जब भी ये त्योहार आते हैं तो यमुना की सफाई के लिए सिलिकेट्स वगैरह डालते हैं उसमें, जिससे वो झाग कम दिखाई दे। वो सरकार के लगता है कि झाग खत्म कर देने से पोल्यूशन खत्म हो जाएगा। बनारस में तो काफ़ी रिपोर्ट्स हैं इस समय कि जो घाट हैं जिन्हें हम यूज वो उसके लिए काम करते हैं, नहाने के लिए या धार्मिक महत्व है, उसके नज़दीक ही बहुत बड़े पोल्यूटेड एरियाज हैं जहाँ पे इलाहाबाद की रिपोर्ट आई, हालांकि वो बाद में बदल दी गई कुंभ के मेले में, कि यहाँ पे जो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया है जो सीवर के उससे होता है उसकी संख्या ज़्यादा है। तो कई बार ये सवाल राजनीतिक भी बन जाते हैं, कई बार ये मतलब उस तरीके से मॉनिटरिंग भी नहीं होती जैसी होनी चाहिए, लेकिन ये मानव के स्वास्थ्य से, हेल्थ से जुड़ा हुआ बड़ा गंभीर मुद्दा है। नहीं, मेरा सवाल फिर वही था कि ये गंगा एक्शन प्लान और नमामि गंगे का असर क्यों नहीं हुआ? नहीं, असर पानी, नदियों का पानी क्यों नहीं साफ हुआ? वो हम उस स्थिति में पहुंचे ही नहीं। हम क्लेम करते रहे कि हमने इतना काम कर लिया, जब तक आप एक फुल प्रूफ प्लान बना के नहीं काम करेंगे। और एक ऐसी टीम चाहिए जिसमें कोऑर्डिनेशन हो, जिसमें एनवायरनमेंट साइंटिस्ट भी हो, जिसमें आर्किटेक्ट भी हो, जिसमें इंजीनियर्स भी हो, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर भी हो। अभी हम पीस मील में काम कर रहे हैं। अभी बहुत प्रोजेक्ट हमने देखे साइंस के जिनका गंगा एक्शन प्लान में जिन लोगों ने डाइवर्स प्रोजेक्ट ले लिए, उनका सीधा असर कुछ नहीं हो रहा। लेकिन हम ये करें कि यदि गंगा एक्शन प्लान में मछली में कितना पोल्यूशन हुआ या कितना पोल्यूटेंट्स हैं, हम उसका एस्टिमेशन करते हैं। तो वो उस तरीके की हम लोगों ने अप्रोच अभी यदि होती तो अब तक कुछ ना कुछ काम हो गया होता जी। क्योंकि बनारस की जो रिपोर्ट है, फीकल कोलिफॉर्म हजारों गुना ज़्यादा है, जो DO है वो बहुत कम है, घुलित ऑक्सीजन कम है, और आपने अच्छा एक विषय मछलियों का उठाया। और मछलियां तो ये रिपोर्ट्स में आ रहा है कि जो नदियों में तो अब मछलियां जो बची ही नहीं है, जो नदियों से मछलियों के अंडे लिए जाते थे वो करीब करीब खत्म सा हो गया, क्योंकि इतना पोल्यूटेड है नदियां।
नहीं, जो आपने कहा जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, बीओडी जिसे कहते हैं, वो बची नहीं उसमें। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी, ये ब्लैंक है, इस समय ऑक्सीजन नहीं है। और किसी भी एनिमल के लिए ऑक्सीजन तो जरूरी है, उसका जो पानी का कंपोजिशन है वही बदल गया। तो बहुत नदी में जो बहुत हार्डी फिश हैं जिन्हें मतलब जो गल्प कर सकती हैं, ऐसी मछली कुछ बची हुई, लेकिन ज़्यादातर खराब है। मतलब वहाँ पर आप मछली का नहीं पाल सकते। तो एक साइंटिस्ट के नाते, क्योंकि आपने ग्राउंड पे भी स्टडी किया कानपुर में सब जगह, और जो लोग चमड़ा कारखानों में काम करते हैं और जो नहीं करते हैं दोनों प्रभावित हो रहे हैं, आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्टडी किया, एक साइंटिस्ट के नाते आप क्या कहेंगे सरकारों से क्या करना चाहिए और कितनी गंभीर स्थिति है? स्थिति तो गंभीर है, क्योंकि जितने हम इस समय यदि आप स्टेटिस्टिक्स देखें तो जो कैंसर के केस हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़े। कैंसर हमारे केमिकल्स हैं कार्सिनोजेनिक, उनका सीधा सीधा यदि प्लॉटिंग किया जाए तो उनके यूज से हम लोग सीधा निकाल सकते हैं कि इसका कारण हमारे केमिकल्स हैं। मेरा सुझाव तो यही है कि हम लोगों को सेंसिबिलिटी बढ़ानी चाहिए अपनी, कि हम जो एनवायरनमेंट है उसके प्रति सचेत ज़्यादा हों, उन लोगों को भी सचेत करें जो उस एनवायरनमेंट में रह रहे। जैसे हम पहले इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो लोग यूज करते थे, यदि एक सीधा मास्क ही लगा लें तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से बच सकते हैं। जो 300 रुपये का पैक दे रहा किसी उसका, तो वो 10 रुपये के ग्लव्स भी दे सकते हैं। तो इस तरीके के गियर्स यूज होने चाहिए। सरकार को किसी इंडस्ट्री को लाइसेंस देते हुए उसके बजट पे ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये अपने यहाँ एसटीपी या ईटीपी बना सकते हैं या नहीं बना सकते, और रेगुलर मॉनिटरिंग हो। जैसे हम लोग ने उस समय भी सजेस्ट किया था कि जो पब्लिक स्पेस है वहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री का एफ्लुएंट जो है उसकी करंट स्टेटस सीधा आना चाहिए कि जो इसने पानी कॉमन शेयर किया, कॉमन जो हमारे सोर्स हैं उसमें डाला, उसमें किस चीज़ की कितनी क्वांटिटी है वो उसमें आना चाहिए। उसके साथ टिकर होगा, वो फैसिलिटी अवेलेबल है, बहुत जगह दूसरे देशों में लोग कर रहे हैं। और वो एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है जहाँ डीएम है, जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का दफ्तर बैठता है, वहाँ पर होना चाहिए। अभी तो हम देख रहे हैं जो अच्छे सेंटर हैं वहाँ भी हमारी ये फैसिलिटी नहीं है कि हम पानी को एनालाइज कर लें, हम अपने दूध के सैंपल को एनालाइज कर लें। उसके लिए भी हम कुछ लैब्स पे ही डिपेंड हैं। तो इतना तो कम से कम होना चाहिए कि यदि एक कोई कॉमन आदमी लेके गया कि साहब मेरा ये सैंपल है मेरे गांव का पानी का, मुझे इसकी रिपोर्ट दे दीजिए, तो वो रिपोर्ट तो उसे मिल जाए। उसके सॉइल सैंपल की रिपोर्ट तो मिल जाए, उसके फल की रिपोर्ट तो मिल जाए। अभी तो हमें यही अवेलेबल नहीं है। अच्छा, पोल्यूशन कंट्रोल वाली बात आई। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्यों इनफेक्टिव हो रहे हैं? क्योंकि उसकी पावर्स ही नहीं है। वो तो एडेंडम है किसी भी इंडस्ट्री के लिए या सरकार के लिए, उसका तो क्लियरेंस चाहिए, शोपीस। तो अच्छा, एक ये भी अच्छी बात, मतलब मजेदार बात है, रहस्यमय कह सकते हैं कि इंडिविजुअली करीब हर इंडस्ट्री के पास जीरो डिस्चार्ज का सर्टिफिकेट है। तो वो कहाँ से आता है जब सामने दिख रहा है कि पोल्यूशन है और जा रहा है? तो ये जीरो डिस्चार्ज का सर्टिफिकेट कैसे मिलता है? अब वो एक उसके बारे में सीधा तो कहना गलत है, क्योंकि जो लोग देते हैं उनकी इंटीग्रिटी पे तो क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। लेकिन कोई भी इंडस्ट्री बिना डिस्चार्ज के इस समय नहीं है जो हम महसूस करते हैं। क्योंकि एक जगह हमने देखा कि वहाँ का जो वाटर ड्रेन था वो उसका रंग काला था, लेकिन इंडस्ट्री जीरो पोल्यूटेंट का सर्टिफिकेट लिए हुए बैठी थी। डीएम के यहाँ मीटिंग में उसने दिखाया कि साहब मैं तो हमें लगा कि मैं कहा तो इसका मतलब तो यही है कि गांव वाले ही कहीं से गंदा पानी इकट्ठा करके लाते हैं और डाल देते हैं। और बहुत सारी इंडस्ट्री ये भी कर रही है कि बोरिंग करके नीचे डाल दे रहे हैं। हाँ, वो तो जब आप जीरो डिस्चार्ज का सर्टिफिकेट के लिए सबसे अच्छा साधन वही है कि आप उसमें से पानी बाहर ना निकालें। जो आपने जो वेस्टर्न यूपी का नाम लिया, वहाँ पर शुगर इंडस्ट्री है, बहुत पोल्यूटेड इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिकल की है, स्टील की है, बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो वो अपने जो वाटर डिस्चार्ज है उसे कहीं ना करके जीरो डिस्चार्ज दिखाने के लिए जमीन में सीधे डाल देंगे। अच्छा, आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे और देश हैं वहाँ भी पहले पोल्यूशन की प्रॉब्लम थी, इंग्लैंड में भी थी, फ्रांस में भी थी, लेकिन आप जाइए देखिए तो वहाँ की नदियाँ साफ दिखती हैं। तो कैसे उन्होंने ये अचीव किया?
नहीं, अब तो हमारे पास अच्छी बात यह है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है रेमेडिएशन के लिए। यदि हम चाहें और उस पर कुछ इन्वेस्टमेंट करें तो एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन हम लोग चेक भी कर सकते हैं और उसका मिनिमाइज भी कर सकते हैं। लेकिन हम उसके लिए एक बजट बना के उसके लिए एक तो सेंसिटिविटी चाहिए, सरकार के स्तर पे भी चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के स्तर पे भी चाहिए और जनता के स्तर पे भी चाहिए। क्योंकि जो अफेक्टेड है उसे तो यही मालूम नहीं बेचारे को कि वो किस वजह से उसे कैंसर हो रहा है। वो तो हॉस्पिटल में अपना पर्चा उठाए हुए घूमता है, उसे पता नहीं कि उसे कैंसर दिया किसने। लेकिन ये सेंसिटिविटी तो सबसे पहले तो सरकार को ही अपने साथ लानी पड़ेगी कि वो उस चीज़ के लिए प्रॉपर प्लान करके बजट करे। जैसा हम देख रहे हैं कि किसी शायद 10-12 साल पहले ये तय हुआ था कि जो कृष्णा नदी है उस पर एक एसटीपी बना दिया जाए थाना भवन जलालाबाद के बीच में। सरकार ने रिकमेंड भी किया लेकिन आज तक उसका काम शुरू नहीं हुआ। तो जिस दिन एसटीपी बनेगा उस दिन ही हम जो शहर का स्लज है वो जाने से, उसमें या जो फीकल वेस्ट है वो जाने से रोक पाएंगे, लेकिन अभी वही नहीं बन पाया। अच्छा, ये भी है शायद कि हमारे यहाँ काम जो है वो बहुत पीसमील में होता है कि कुछ घाटों में सफाई हो जाए, कुछ नाले साफ हो जाए, दिख जाए, घाटों का सौंदर्यीकरण पर ज्यादा। जबकि और साइंटिस्ट ये कहते हैं कि पूरे रिवर बेसिन पे आपको ध्यान देना होगा। जंगल है, जो घास है, पूरा वनस्पतियां हैं, पूरा रिवर बेसिन पे जब तक ध्यान नहीं देंगे तब तक नदियां साफ नहीं हो पाएंगी। नदी हमारे लिए धर्म का मतलब माध्यम रही, धार्मिक जो क्रिया है उसका स्रोत रही है, जीवन से जुड़ी हुई रही। और जो साधारण आदमी है उससे जाके पूछो तो वो अपने गांव की नदी के बारे में बताता है कि साहब जब मैं छोटा था तब यहाँ पे सिक्का डालते तो सिक्का दिखता था। ये सब मेमोरी में है सबकी जी। तो ये समस्या पिछले 50 साल की 60 साल की है, जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन तेजी से शुरू हुआ। तो यदि हम इसे ठीक करना चाहें तो 5-7 साल का हमें कम्प्रीहेंसिव प्लान लेना पड़ेगा। इस पर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को मजबूत करना पड़ेगा, एनजीटी को हमें एक टेक्निकल विंग बनाना पड़ेगा जिससे हम लोग देख सकें कि कहाँ पे क्या किया जाए। लेकिन ये सब क्वेश्चन तो पॉलिटिकल है। नहीं, लेकिन ये पाखंड नहीं है कि जो लोग नदियों को नदी मानते हैं वो तो साफ रख रहे हैं, अब करने को सक्षम हो गए हैं, और हम जो उसको माँ मान रहे हैं, देवी मान रहे हैं, हम अपना मलमूत्र और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो जहरीला उसी में डाल रहे हैं। तो ये पाखंड नहीं है। हमने कभी सीखा नहीं ना कि हम अपने वेस्ट का क्या करें, किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी है। जब शहर बने तो किसी ने ये शहर के बनने से सीवर लाइन तो पड़ी है ना। तो जब एक जगह कोई आबादी कंसंट्रेटेड होगी तो उसका जो एफ्लुएंट्स होंगे वो आएंगे। तो आज तक किसी ने प्लान ही नहीं किया कि एफ्लुएंट्स का क्या करेंगे। हमें यह हुआ कि अच्छा बगल में नदी है इसमें डाल दीजिए, बह के चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? तो यही हमारी एक बेसिक जो सैनिटेशन की प्रकृति है कि हमने अपने घर में से सफाई करके दी, घर के बाहर डाल दिया तो हमने मान लिया कि सफाई होगी। बाहर का क्या हुआ किसी को नहीं पता। इसलिए हर शहर में डंपिंग जो हीप्स हैं, चाहे वो लखनऊ हो या अब नई टेक्नोलॉजी कुछ आई लेकिन उसमें सरकार को एडॉप्ट करने में पैसा खर्च करना पड़ेगा। वो अच्छी भी है कि उससे आप बिजली बना लीजिए, उससे आप कंपोस्ट कर लीजिए, लेकिन अभी वो बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेजेज में है। हम लोग उसके लिए ट्यून नहीं हुए। तो हम लोग उसको लिए ट्यून नहीं हुए। हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर हम शहर बसा रहे हैं, नदियों के किनारे इंडस्ट्री लगा रहे हैं नदियों के किनारे, तो जो हमारा कचरा है वो उनमें न जाए, पानी के स्रोतों में, क्योंकि वो पानी तक सीमित नहीं रहता। फिर वो फसलों के जरिए और धीरे धीरे वो हवा के जरिए वो धीरे धीरे हमारे शरीर में पहुंच रहा है। जैसा कि इस समय एनजीटी को जो रिपोर्ट सबमिट हुई है कानपुर से आरएमएल की, उसमें साफ साबित हो गया है कि अब ब्लड में क्रोमियम मिल रहा है। तो अब ये जो हम सोचते हैं कि ये बह जाएगा नदी में, वो बहेगा नहीं, वो कहीं न कहीं से पानी या सब्जी या हवा के जरिए वापस हमको बीमारियों के रूप में मिल रहा है। तो ये एक खतरे की घंटी है, चेतावनी है, पहले भी दी गई है। देखिए कब समाज और सरकार उसके लिए जागृत होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर।